प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? मेल आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। मतलब जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, देखा जाए तो इवन कई सारे ऐसे प्राणी हैं जो एक लिंगी होते हैं, तो मनुष्य भी उसमें एक लिंगी होता है। यानी कि जो शरीर होता है नहीं तो नर होगा नहीं तो मादा होगा। तो फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? नर जनन तंत्र। आइए, नर जनन तंत्र की जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है, इसी को आज हम लोगों को विस्तार पूर्वक समझना है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं डियर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो नर जनन तंत्र का फ्रंट व्यू है, ये मतलब सामने से ही लिया गया व्यू है ये। ठीक है, लेफ्ट या राइट नहीं है, ये फ्रंट व्यू है। समझ में आ गया? देखिए, नर जनन तंत्र की शुरुआत हम लोग भ्रीषण से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? भ्रीषण से करते हैं। देखो, नर यानी कि मनुष्य में एक जोड़ी, ठीक है, भ्रीषण होता है जो उदर गुहा के बाहर एक थैली में लटका होता है, जिसका नाम भ्रीषण है। इसकी लंबाई लगभग में, ठीक है, 2.5 से लेकर, ठीक है, लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, जो भ्रीषण होते हैं, ये भ्रीषण, ठीक है, एक थैली के अंदर बंद होते हैं। किसके अंदर बंद होते हैं? एक थैली के अंदर बंद होते हैं। समझ में आया? एक जो धानी होती है उसके अंदर ये बंद होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रीषण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रीषण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रीषण कोश। ये जिस थैली के अंदर, ये चमड़ी की थैली है, इसमें ये जो ये अंडे लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, अंडे लाइक स्ट्रक्चर जिसे भ्रीषण कहा जाता है, जिसमें ये, ठीक है, बंद रहता है, लटका रहता है, इससे भ्रीषण कोश कहते हैं। इस भ्रीषण कोश की एक क्वालिटी होती है कि जो शरीर का तापमान है, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है, यही होता है बच्चों। तो ये जो भ्रीषण जो कोश भ्रीषण कोश, तो भ्रीषण, जरा किताब दीजिएगा एक सेकंड, है किसी के पास? भ्रीषण कोश। ये जो भ्रीषण कोश होता है बच्चों, ये भ्रीषण कोश हमारे शरीर का जो तापमान 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री से कम भ्रीषण के अंदर तापमान को बनाए रखता है। मतलब कितना कम बनाता है? लगभग में, ठीक है, 2.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर के तापमान से 37 डिग्री तापमान से, ठीक है, 2.5 डिग्री तापमान कम रखता है। एक बार और समझते हैं। ये जो भ्रीषण कोश होता है, ये भ्रीषण कोश हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पूरे बॉडी का तापमान। तो उससे, ठीक है, 2.5 डिग्री कम तापमान, ठीक है, भ्रीषण कोश इस भ्रीषण के अंदर प्रदान कराता है। इसलिए प्रदान कराता है क्योंकि शुक्राणु को कम, ठीक है, तापमान चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। अगर, ठीक है, 37 डिग्री तापमान मिलेगा तो शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए शरीर के तापमान से कम तापमान इस भ्रीषण के अंदर ये भ्रीषण कोश प्रोवाइड कराते हैं। इसकी एक क्वालिटी होती है। और दूसरी क्वालिटी कि ये भ्रीषण को अपने अंदर रोके रहते हैं। ठीक है, तो ये भ्रीषण कोश की जो थैली है, यानी कि भ्रीषण कोश यानी कि जो थैली है, इसकी क्वालिटी आप समझ गए बच्चों। आगे चलते हैं भ्रीषण पे।
देखिए बच्चों, ये जो भ्रीषण होता है, इस भ्रीषण के अंदर देखिए, ये हम कह सकते हैं आउट व्यू है और ये इसका इनर व्यू है। ठीक है, इसको काट के अंदर देखा जा रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है, किसी एक को देखना है, दूसरे में भी वही सेम प्रक्रिया होगी। आगे चलें। देखिए भ्रीषण के अंदर ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको, ठीक है, दिखाई दे रही होंगी पालिकाएं। क्या दिखाई दे रही हैं? पालिकाएं, जिसको भ्रीषण पालिकाएं कहा जाता है। ये भ्रीषण पालिकाएं एक भ्रीषण के अंदर, ठीक है, 250 के आसपास में होती है। कितनी होती है? 250 के आसपास में होती हैं। तो मान के चलिए ये दायां वाला भ्रीषण है तो इधर बायां वाला भ्रीषण होगा, तो बाएं वाले भ्रीषण में भी 250 के आसपास में होती है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये टोटल हो जाएंगे कितने? 500 भ्रीषण, ठीक है, पालिकाएं दोनों भ्रीषण को मिला के होती है। इन भ्रीषण पालिकाओं के अंदर छोटे छोटे ढेर सारे, ठीक है, शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं और इस नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ में गया? इन वृषभ पालिकाओं के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे शुक्र नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। ठीक है, तो उसमें जो सेल होता है, मदर सेल, वो डिवाइड करके शुक्राणु का निर्माण करता है। और जरा हम आपको बता दें कि इस धरती पे देखा जाए तो मेनली समसूत्री विभाजन हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में होता है या पौधों के शरीर की कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन जनन की कोशिकाओं में, जंतु हो या मादा हो। तो देखिए, तो जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, इनके अंदर ये जो नलिका है शुक्र जनन नलिका, इसमें, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से जो मदर सेल होते हैं वो डिवाइड होके, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करते हैं और उसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र मनुष्य के, ठीक है, कोशिकाओं में पाए जाते हैं, दैहिक कोशिकाओं में। लेकिन इनमें जो शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं के अंदर जो केंद्रक है, इस केंद्रक में जो गुणसूत्र हैं वो 23 जोड़ी में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं प्यारे बच्चों? जोड़ी में हो जाते हैं। 46 तो रहते हैं लेकिन जोड़ा बना के 23 हो जाते हैं, इसीलिए आधे ये दिखाई देते हैं और इसमें से 23 ही जाता है, इसीलिए इसको यन या हफ्लाइड भी कहा जाता है। तो इस तरह शुक्राणुओं का ढेर सारा निर्माण हमारे भ्रीषण पालिका के अंदर, भ्रीषण पालिका के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसमें खास तरह की कोशिकाएं भी होती हैं जिसे सर्टोली कोशिका कहते हैं। वे शुक्राणुओं को पोषण देती हैं जिससे शुक्राणु जिंदा रहते हैं। समझ में गया? ढेर सारे शुक्राणु समय के अनुसार सेल डिवाइड करके बनते रहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए जरा हम थोड़ा इसको इरेज करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे पूरा डिटेल में। आपने ये समझा कि सबसे मेन जो फैक्ट्री है शुक्राणु बनाने की, वह हमारी यानी कि भ्रीषण होता है। क्या होता है बच्चों? भ्रीषण होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो भ्रीषण के अंदर, भ्रीषण पालिकाओं के अंदर भ्रीषण, ठीक है, पालिकाओं के अंदर शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब होता क्या है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये ढेर सारी हम कह सकती हैं भ्रीषण पालिकाएं, ये ढेर सारी भ्रीषण पालिकाएं लगभग 250 के आसपास में, ठीक है, ये जो भ्रीषण पालिकाएं होती हैं वो सब एक साथ नलिकाओं में जुड़ के भ्रीषण, ठीक है, जालिका का रूप ले लेती हैं। ढेर सारी नलिकाएं सब इकट्ठा होकर, सबका नलिका एक साथ इकट्ठा होता है। भ्रीषण पालिकाओं का नलिका एक साथ इकट्ठा होकर एक जालिका बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? जालिका। इसे भ्रीषण जालिका बोलते हैं। तो ढेर सारी भ्रीषण जालिकाएं मिलकर, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा होके, ठीक है, ये बनाती हैं शुक्रवाहिका। क्या बनाती है बच्चों? ये शुक्रवाहिका बनाती हैं। ये शुक्रवाहिका जाकर एक मेन सी नली में, ठीक है, जुड़ते हैं, इस नली में जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं अधिभ्रीषण। अधिभ्रीषण बहुत लंबी नली होती है लेकिन बहुत घनी होती है और इकट्ठा होती है। तो आप देख सकते हैं ये अधिभ्रीषण आगे चल के,
ठीक है, ये शुक्रवाहिका में बदल जाती है। इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको शुक्रवाहिका के नाम से हम जानते हैं। बस एक बार और समझना है, वृषण पालिका है, वृषण जालिका में खुलती है, वृषण जालिका शुक्रवाहिका में खुलता है, शुक्रवाहिका अधिवृषण में खुलता है, अधिवृषण शुक्रवाहिनी में खुलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो शुक्रवाहिका या जो शुक्रवाहक है, ठीक है, ये पूरी नली जो हम अभी यहाँ पे व्यू देखेंगे फ्रंट का, इसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है ये? मूत्राशय। और ये मूत्र की वाहिनी है जो हमारे दोनों किडनियों से, देखिए ये दाईं किडनी हो गई और ये बाईं किडनी से ये मूत्र वाहिनी आई है। एक तरफ दाईं एक तरफ बाईं किडनी होती है ना, तो उन किडनियों से जो नलिकाएं मूत्र को लेकर जाके मूत्राशय में खुलती हैं, ठीक है, उसे मूत्रवाहिनियां कहते हैं। दोनों तरफ से ये मूत्रवाहिनियां एक और ये दो आ गई। आप देखेंगे कि इस मूत्रवाहिनियों के ऊपर जो शुक्रवाहक है वृषण से निकलते हुए, इसके पीछे से होके फिर आगे से होके इस मूत्राशय के ऊपर ही यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे हैं शुक्राशय में आके खुल रहे हैं। ये किस में खुल रहे हैं? ये नली जाके ऐसे, ठीक है, शुक्राशय में खुल रही है। वो इस मूत्रवाहिनी के पीछे से नली गई हुई है, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत? शुक्राशय में खुल रही है। और आपको पता है कि मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है, तो इससे, ठीक है, मूत्रवाहिनी से मूत्र यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। बस इतना हम समझ गए। तो होता क्या है कि जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, ये वृषण पालिकाओं के अंदर, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, ठीक है, ये शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जब इन शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकलना होता है, जरा हम एक चीज़ और बता दें कि पुरुष के शरीर के अंदर, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनता है। कि पुरुष के शरीर के टेस्टिस के अंदर, यानी कि वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, तो कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनता है। यही हार्मोन शुक्राणुओं को बनाने के लिए सहायक होता है। कोई दिक्कत? जब ये हार्मोन बनेगा तो शुक्राणु बनेंगे। मतलब शुक्राणु के बनने की आवश्यकता होगी तो ये हार्मोन बनेंगे तभी शुक्राणु बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं हार्मोन नहीं बनेगा तो शुक्राणु भी नहीं बनेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि वृषण पालिकाओं के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जो जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं, वे शुक्राणु वृषण पालिका से होते हुए, ठीक है, वृषण जालिकाओं में जाते हैं। वृषण जालिका से वृषण जालिकाओं में जाते हैं। ये वृषण जालिका है। वृषण जालिका से, ठीक है, शुक्रवाहक में जाते हैं। आप देख सकते हैं ये शुक्रवाहक से अधिवृषण से होते हुए गति करते करते ये, ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों। एक बार और हम आपको बता दें जरा, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा। वृषण जालिकाओं से जो शुक्राणु हैं, इनके अंदर जो नलिका होती है शुक्रजनन नलिका, उसमें पैदा होते हैं। वृषण जालिकाओं से ये शुक्राणु किसमें आते हैं बच्चों? वृषण पालिकाओं के अंदर क्या होता है? शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। ये पालिका के अंदर शुक्रजनन नलिकाएं होती है जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। ये शुक्राणु जलिका के अंदर जाते हैं। ये जलिका से होते हुए शुक्र वाहिका में आते हैं। शुक्र वाहिका से होते हुए, ठीक है, अधिवृषण में जाते हैं। अधिवृषण से होते हुए ये शुक्रवाहक में आते हैं। शुक्रवाहक से होते हुए जाके शुक्राशय में स्टोर हो जाते हैं। शुक्राणु शुक्राशय में जाके क्या होते हैं बच्चों? शुक्राणु ये स्टोर होते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे शुक्राणु रुके रहते हैं ये, ठीक है, बिना मतलब का बाहर नहीं निकलते। इनको बस वहाँ पे जाकर स्टोर होना होता है। हम कह सकते हैं ये एक गोदाम है जहाँ पर शुक्राणु शुक्राशय के अंदर इकट्ठा होते हैं। एक साथ ही सब एक प्रेशर के साथ बाहर आते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, शुक्राणु आके यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं शुक्राणु। अब होता क्या है कि ये आप देखेंगे ये मूत्राशय की थैली, यहाँ से पाइप जो है इस पाइप से होते हुए ऐसे बाहर निकल रहा है।
और आप देखेंगे शुक्राशय भी जाकर इसी पाइप से होते हुए ऐसे बाहर ये भी खुलने का एक मार्ग बना रहा है। तो हम ये देखेंगे कि ये शुक्राशय भी इसी में खुल रहा है, मूत्राशय का भी इसी में खुल रहा है। इसका नाम है प्रोस्टेट ये वाल होता है और यहाँ पे एक ग्रंथि होती है कंद मूत्र पथ ग्रंथि, और ये इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, और इसको बोलते हैं हम लोग शीशन। क्या बोलते हैं इसको? शीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शीशन। और शीशन के बाहर यहाँ पर एक चमड़ी लगी होती है जिसे हम लोग अग्रछद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रछद। ठीक है। और ये इसको बोलते हैं शीशन मुंड। क्या बोलते हैं इसको? शीशन मुंड बोलते हैं। अब ये जो मूत्र मार्ग से जो शुक्राणु है बाहर आते हैं। थोड़ा एक चीज और हम आपको बता दें यहाँ पे कि शुक्राणु, ठीक है, एक साथ प्रेशर के साथ बाहर आते हैं, वहीं से बाहर नहीं आते हैं। होता क्या है कि समय समय पे जो लिक्विड मटेरियल जो है बाहर निकलता रहता है शीशन के माध्यम से, तो नेचर ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रंथि है जिसका नाम है, ठीक है, कंद। जो ग्रंथि वहां थी ना, देखिए मुझे पता था लाइट जाएगी, कंद मूत्र पथ ग्रंथि, उसके अंदर सुक्रोज फ्रक्टोज एंजाइम्स बनते हैं। ये एंजाइम समय समय पे मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आते रहते हैं, जिससे घर्षण बल कम होता है। और शुक्राणुओं को जब बाहर निकलना होता है तो जो प्रोस्टेट जो वाल था वो वाल अंदर से फैल जाता है और शुक्राशय से सारे शुक्राणु शरीर से बाहर आके, और हम कह सकते हैं मदर के यूट्रस में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ पे जाके निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। बस इतना ही था नर जन्म तंत्र में। बस इतने के लिए लाइट चली गई, इतने के लिए लाइट चली गई।